हेलो एवरीवन, दिस इज सिया आरती। और जैसे कि मैंने आपसे बात किया था अबाउट 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो की, तो यहाँ पे मैं वो लेके आ चुकी हूँ, जो कि आपको देखने मिलेगा फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एट आपको 6 PM। आप जरूर मेरे साथ जुड़िए और यहाँ मेरे साथ आप देखिएगा कि हम रोज एक नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट है एसेट्स। अब जब आप ये देख रहे होंगे मेरा वीडियो, तो आपके हाथ में हो सकता है फोन या आप लैपटॉप या टैबलेट, आपको जिससे भी देखना है आप उससे ही मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे और वो होगा जरूर आपका ही। तो मतलब वो जो फोन है उस पे किसका राइट है? अभी आपका। आपको जो चैनल देखना है वो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मेरा ये वीडियो देखना है नहीं देखना है वो देख सकते हैं, या फिर आपको आज वो फोन उठा के पटक देना है वो भी आपकी मर्जी है, या आपको ये फोन उठा के बेच देना है वो भी आपकी ही मर्जी है। तो ये जो पूरी आपकी मर्जी आ रही है, वो जो कंट्रोल आपका उस फोन पे या लैपटॉप पे या टैबलेट पे जिस पे भी आपका बन रहा है, वो है आपकी एसेट। ठीक है, तो वैसे ही जब एक ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहां पे जो उसके गुड्स होते हैं, ठीक है, जो एक मशीन आती है, प्लांट आता है जिसपे वो कंट्रोल जमा सकता है कि जब उनका मन करे उसे वो बेच दे, या फिर तब उनका मन करे जब उसे दोबारा से उसको रिनोवेट करवा दे, तो वो सब एक कंपनी की एसेट होती है। तो आइए देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेस है ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो होती है उनकी एसेट। वैसे ही जैसे हमारा कोई बिजनेस नहीं है तो हमारी एसेट क्या है? हमारा फोन है, आज हमारा फर्नीचर है। आज अगर ये मेरी टीवी होती तो मैं अपने मन से यूज करती, देखिए मैं स्लाइड करना चाहती हूँ तो मैं कर पा रही हूँ, मुझे अभी ये बंद करने का मन हो जाए तो मैं बंद कर सकती हूँ, मुझे उठा के पटकने का मन करे तो वो भी मैं कर सकती हूँ। तो ये क्यों कर सकती हूँ? बिकॉज मैं इस पे कंट्रोल रखती हूँ, या मैं इसको खरीद के लाई हूँ तो मेरी मर्जी चलेगी। तो ऐसी कोई भी चीज है जहां पे भी आपका कंट्रोल चलता है वो होती है आपकी एसेट। ठीक है, तो और उसके बाद क्या होता है, उसमें मैं लीगली इन्फोर्सिबल अपना राइट बता सकती हूँ। ठीक है, जैसे फोन है, अगर वो आपने खरीद के लाया है तो आप अपने मन से यूज करना शुरू करेंगे, करेक्ट। बट अगर आपने अपने फ्रेंड का उधार मांग के फोन यूज किया तो आप उसको बहुत अच्छे से रखेंगे, बिकॉज वो आपकी एसेट नहीं है, वो आपकी अमानत नहीं है, वो है आपकी फ्रेंड की अमानत। ठीक है, तो वो एसेट आपका फ्रेंड का है, वो आपका एसेट नहीं है। बट वो फोन अगर आपने खरीदा होता तो वो एसेट होती आपकी। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे कि इससे हमें क्या मिलता है? इकोनॉमिक बेनिफिट। मतलब कि जब हम इसको फ्यूचर में बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैश। हमें इससे ना प्रॉफिट होगा। ठीक है, आज अगर वो मशीन से हम गुड्स बनाते हैं तो हमें क्या प्रॉफिट होता है? अगर कोई कंपनी गुड्स बना के बेचती है तो उससे क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है, जैसे कि हम सबके कोई ना कोई माई बाप होते हैं ना, वैसे ही जो ये पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं उनके भी कोई माई बाप है। उनको कहा जाता है IFRS, जिसका मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो उनके हिसाब से जो ये एसेट वर्ड है उसे कैसे डिफाइन किया है, आइए जानते हैं। उन्होंने बताया कि जो एसेट होता है, एन एसेट इज अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। अभी हमने देखा जिसको भी कोई एक एंटिटी कंट्रोल कर सकती है वो क्या होता है? हमारा एसेट। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स, पहले जाके उन्होंने उसे खरीदा जिसके कारण आज उस चीज पे वो अपना कंट्रोल उस पर जमा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया जाता है कि एन इकोनॉमिक रिसोर्स इज अ राइट दैट हैज द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है, ये हमने जान लिया कि जो इनके माई बाप है जिनने बताया है कि आखिर एसेट को कैसे डिफाइन करते हैं, उनका डेफिनेशन। ठीक है, तो हमने तो सिंपल भाषा में समझ लिया कि एसेट क्या होता है। तो क्या बस इतना ही एसेट है? जी नहीं, एसेट के भी कई टाइप होते हैं। तो आइए जानते हैं उन टाइप्स के बारे में। पहला टाइप होता है फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, और सेकेंड टाइप होता है हमारा करेंट एसेट्स। अब जो फिक्स्ड टाइप है उसके अंदर भी आप नाम समझ रहे हैं कि फिक्स्ड है, कुछ चीज फिक्स्ड है, तो उसको भी बाइफरगेट फर्दर किया जाता है टैंजिबल एसेट्स और इंटैंजिबल एसेट्स में। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिक्स्ड एसेट्स। हमने जान लिया एसेट क्या होता है। एसेट वो चीज होती है जिसपे हम अपना अधिकार और अपना राइट जमा सकते हैं, करेक्ट। तो जब बोला फिक्स्ड एसेट्स, मतलब कि एक कोई ऐसा एसेट है जो एकदम फिक्स्ड है। ठीक है, और अगर उसको आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि वो लॉन्ग टर्म एसेट होता है, मतलब कि आप उसको सालों साल यूज कर सकते हैं। अगर आज आप वो फोन खरीद के लाए हैं तो ऐसा तो नहीं आप हर 6 महीने या हर 2-3 महीने में फोन बदल रहे हैं। अगर आप ऐसे शौकिया इंसान हैं और आपके पास बहुत पैसे तो बात अलग है, बट जैसे मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, बहुत छोटा मोटा मेरा आमदनी है, तो मैं भाई ऐसे हर 6-7 महीने में नहीं बदल सकती ना फोन। तो अगर आप भी कुछ ऐसे ही फोन लेके आते हैं और 3-4 साल यूज करते हैं तो वो आपका क्या है? फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं कि अगर आप उसको बेचेंगे ना तो आपको क्या होगी? जनरेट करेगी इनकम।
अब कभी भी उसे बेचना चाहेंगे तो उससे आपको मिलेगा कुछ कैश, ठीक है, तो वो आपकी हो जाएगी वहाँ पे प्रॉफिट और इनकम। आगे बढ़ते कि उसकी जो यूजफुल लाइफ होती है वो more than 1 ईयर होती है। जैसे कि प्लांट हमने स्टेब्लिश किया और उसमें अगर हम लेके आते हैं क्या पता है क्या मशीन्स वगैरह, तो मशीन्स हम हर 6 महीने में दूसरी नहीं लेके आ जाएंगे कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, हम वही मशीन सालों साल तक यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब सीमेंट फैक्ट्रीज बनती है तो फैक्ट्रीज हर 3-4 महीने में जाके टूट के दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता है ना। वो जो फैक्ट्री बनी है उसके अंदर जो बड़ी बड़ी मशीन्स यूज हो रही है वो सालों साल तक चलती रहती है, तब तक कोई न्यू टेक्नोलॉजी या वो बहुत ही खराब ना हो जाए, है ना। तो वो सब होती है हमारी फिक्स्ड एसेट्स, और वो जो एसेट्स है वो कैन नॉट बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। जैसे आप बात करेंगे अगर आज आपको जाके लेना है क्या लैंड, ठीक है, आपने लैंड खरीद लिया बट हो सकता है आपकी कुछ जो आर्थिक स्थितियां हैं वो खराब हो रही होंगी, आपको समझ नहीं आ रहा और आपको चाहिए थोड़े कैश, तो आप क्या करेंगे वो लैंड को निकाल देंगे बेचने के लिए। बट ऐसा तो नहीं आज आपने बेचने निकाला और कल किसी ने आके खरीद के ले गया, वो बहुत हार्ड होता है। जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो इतनी इजीली नहीं बिक पाते हैं, है ना। अगर आपको फोन भी छोटा सा जो आप यूज कर रहे हैं उसे बेचना होगा ना तो आपको बहुत दिन लग जाएंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा सही रेट, सही कस्टमर, उसकी वैल्यू, है ना, बहुत बार्गेनिंग करेंगे, हर जगह से पता लगाएंगे, तब जाके वो कन्वर्ट हो पाएगा किस पे, कैश में। तो आइए जानते हैं इसके एग्जाम्पल्स, जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट और जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, और जैसे लैंड और पेटेंट। अब जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया तो आपने देखा कि ठीक है हमने बात कर लिया कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, या हमने बात कर लिया कोई प्लांट की, जैसे या फिर कोई इक्विपमेंट, लैंड, पर पेटेंट, पेटेंट क्या कैसे फिक्स्ड एसेट हो सकता है, उसे तो हम देख नहीं सकते, उसे तो हम जान नहीं सकते, वो तो हमारा कोई प्रूफ ही नहीं बताता है। तो यही आता है जो फिक्स्ड एसेट्स वो अगेन डिवाइड होता है दो पार्ट में, जो कि है टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं, तो वो होती है जैसे हमारे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज वगैरह, जैसे आप ये फोटो देख सकते हैं, है ना। तो ये अब जब मशीन को देखने भी जाएंगे तो वहां पे आपको ये मशीन रखी हुई दिखेगी कि एक साइड से आप रॉ मटेरियल डाल रहे हैं और दूसरी साइड से कोई फिक्स गुड्स निकल रहा है ना। तो आइए पढ़ते, लिखा है कि इसका जो टैंजिबल एसेट होता है इज एन एसेट दैट हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है, और इसके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए। अब वही बात अगर हम इनटैंजिबल एसेट्स की करते हैं तो ये कैसे होता है, ये डज नॉट पोसेस अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा पेटेंट, अगर आज आपने कोई फैक्ट्री डाली है और वहां पे आपका बहुत अच्छा से प्रोडक्शन हुआ, बहुत प्रॉफिट होना शुरू हो गया, ठीक है, तो आप धीरे से क्या करोगे, उस फैक्ट्री का जो भी आपने नाम रखा होगा उसे क्या रजिस्टर करवा लोगे। जैसे आज एक टाटा ग्रुप्स है और अगर टाटा ग्रुप इतना ऊपर पहुंच पाया है तो मतलब उनने अपना नाम कहीं रजिस्टर करवाया है, वरना ऐसे में तो कोई भी उनका नाम यूज करके कुछ काम कर सकता है। तो उनने उसको रजिस्टर करवाया, पेटेंट लिया होगा, उसमें गुडविल बनवाई होगी, वो सब चीजें वो दिख नहीं रही है हमें, उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो सब दिख नहीं रही है, बट वो सब हमें पता है, ठीक है। तो वो सब होते हैं हमारे इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो एग्जांपल देख लीजिए कि गुडविल, कॉपीराइट, ब्रांड रिकॉग्निशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जान चुका है कि कितने टाइप के हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। अब अगर आप आगे बात करेंगे कि एक तो फिक्स्ड हो गए, तो बस फिक्स्ड एसेट से तो हमारा जो बिजनेस हमने डाला है वो चलेगा तो नहीं, कुछ हमें रोज बेचना खरीदना पड़ेगा। तो उस खरीदने बेचने वाली जो चीजें हैं, लोगों से जो हम डेली एक थोड़ा उधारी ले लेते हैं या कुछ जो डेली करते बेसिस पे, वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं हमारे करंट एसेट्स, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं कि जो ऑल द एसेट्स होते हैं ऑफ अ कंपनी दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, consumed, used or exhausted through standard business operations within a year। मतलब कि अगर आपका अप्रैल से मार्च कोई एक साल है, उसके बीच में जो आप खरीदी, बेचना या फिर किसी को क्या कर देना, कंज्यूम करवाना या यूज करना या फिर उसको डिमोलिश कर देना, अगर ऐसा कुछ चीज हो रहा है कोई चीज का, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे करंट एसेट्स, ठीक है। और दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे इंडिकेट अ कंपनीज एबिलिटी टू मीट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। अब जो करंट एसेट्स है वो क्या होते हैं, थोड़ी लिक्विड होता है, थोड़े क्या पूरे ही लिक्विड होते हैं। जैसे कैश, अगर आज मुझे किसी चीज की जरूरत है तो जाके मैं तुरंत दे सकती हूँ, किसी को बोल सकती हूँ मुझे ये सामान चाहिए, है ना, तो मुझे तुरंत मिल जाएगा, एक हाथ से मैं कैश दूंगी और एक हाथ से मैं सामान ले लूंगी। क्योंकि ये इसलिए हो पाया क्योंकि जो शॉर्ट टर्म जो हमारा ये शॉर्ट टर्म एसेट है वो क्या है, बहुत लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीजें आती हैं। और अगर मैं आपको ये बताऊँ ना, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मतलब क्या हुआ कि आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए आज आपने रॉ मटेरियल लेके आया, तो आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, उधार पे सामान लाना शुरू करते हैं जब हम कोई भी बिजनेस चालू करते हैं, बिकॉज इतने पैसे तो हमारे पास नहीं होते।
बट जो सामने वाला हमें सामान दे रहा है वो बस बिकॉज हमारे रिलेशन अच्छे हैं करके वो हमें सामान उधारी में देना शुरू करता है, और हम क्या कहने लग जाते हैं, भैया हम कल पैसे देंगे या परसों पैसे देंगे। तो वो भी एग्री करता है, और वो एग्री इसलिए करता है बिकॉज उसने हमारी ये एबिलिटी देखी कि हाँ हमारा सामान बिक रहा है, लोग हमसे डिमांड कर रहे हैं और हमको पैसे आते, तो आज नहीं तो कल मैं उनको पैसे रिटर्न कर ही दूंगी। ठीक है, तो यही चीज होती है जो हमें हेल्प करती है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। कौन सी चीजें? करंट एसेट्स। तो इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे कैश, स्टॉक, डेटर्स। अब डेटर्स वो लोग होते हैं जो हमसे उधारी लेके जाते हैं। ठीक है, जब आप अपना बैलेंस शीट देखेंगे ना, उसमें देखेंगे कि करंट एसेट्स में आपके जैसे कैश, स्टॉक, डेटर्स, ये सब चीजें एक साथ आती है। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक सब कुछ समझ गया है कि एसेट क्या था, ठीक है, और एसेट को हमने कैसे डिवाइड किया कि वो फिक्स्ड एसेट्स थे, कि वो हमारे करंट एसेट्स थे, और जो एसेट है ये तो हम कह रहे हैं, इनमें हम कैसे अपने राइट जता सकते हैं, हम इसे कैसे कंट्रोल करते हैं, हम इसको कैसे इन्फोर्सिबली लीगली हम इनको ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए आता है एक मजेदार क्वेश्चन कि जो लेबर है वो एक एसेट है या नहीं कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आपने मेरी पूरी क्लास ध्यान से सुनी होगी तो इसका आंसर आप जरूर आसानी से दे पाएंगे कि जो लेबर होते हैं वो एक एसेट होते हैं या फिर वो कहाँ बाइफरगेट होते हैं। आई होप आपने ये मेरा वीडियो एंजॉय किया हो और आपको समझ आ गया हो कि एसेट आखिर क्या होता है। आई होप इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि एक लेबर क्या होता है। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट। और रोज हम ऐसे एक न्यू टॉपिक लेके आएंगे जो आपके इस फाइनेंस वर्ल्ड में आपको हेल्प करेंगे, हर चीजों से आप डील कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन शो 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट, जो कि होता है मंडे टू फ्राइडे 6 PM। ठीक है, तो आज का हमारा न्यू वर्ड है लाइबिलिटीज। तो आखिर ये लाइबिलिटीज क्या होते हैं, तो शुरू करते हैं हम एक एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको चाहिए आईफोन। अब आईफोन तो बहुत महंगा आता है, अब उसके लिए हम अपनी हर बार किडनी तो नहीं बेच सकते ना, तो हम क्या करते हैं, अपने दोस्त के पास जाते हैं, बोलते हैं भाई मुझे ना आईफोन लेना है। तो वो पूछते ठीक है भाई तेरे पास कितना पैसा है, तो आप बता देते कि भाई मेरे पास ना 100-200 या 1000 रुपए है, बाकी तो वो भी उधार दे दे। तो जो बाकी के इतने बड़ा अमाउंट है आप उससे उधार लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो दोस्त आपको पैसे दे रहा है उसकी हो जाती है एसेट। तो ध्यान रखिए एसेट क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो इसके पहले जाके देखिए एक वीडियो जो मैंने अपलोड किया था जब बताया था कि एसेट क्या होता है, तो फिर आपको समझ आएगा कि उसका होगा एसेट और आपकी बन जाएगी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब आपका ना एक कर्तव्य है कि आपको वो पैसे फ्यूचर में जाके उस पर्सन को देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, अगर आप यही सोचिए कि आपको घर लेना है तो आप कहाँ जाएंगे, बैंक वाले के पास। तो बैंक वाले बोलेगा कि ठीक है ये लो पैसे और आप लेके चले जाएंगे, बट वो ऐसे फ्री में तो पैसे नहीं देगा, है ना। आपको उस पैसे को रिटर्न करना पड़ेगा और साथ में कुछ अमाउंट भी उसे देना पड़ता है। तो वहां पे क्या क्रिएट होगी, आप पे लाइबिलिटी। अब देखिए बहुत सारे जब शॉप्स जाते हैं ना, वहां क्या लिखा होता है कि उधार मांग कर हमें शर्मिंदा ना करें। मतलब कि क्या होता है कि हम जाते तो हैं शॉपकीपर के पास, बोल देते हैं भैया आटा दे दो, चीनी दे दो, बिस्किट दे दो, चॉकलेट दे दो, जो जो चाहिए हम लिस्ट बता देते हैं। पर जैसे ही पैसे कम पड़ जाते हैं तो क्या होता है, हम बोलते हैं भैया हम ना 10-15 दिन बाद आके आपको दोबारा पैसे दे देंगे। तो वो क्या तुरंत बोलते हैं, भैया उधार मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। तो ये होती है लाइबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे दुकानदार की लाइबिलिटी नहीं, उसके तो हम एसेट हैं। बट अगर हम भाग गए तो हमारी तो ये लाइबिलिटी थी ना उसे पैसे पे करना। तो इसलिए वो लोग क्या बोलते हैं कि हम ना ऐसे किसी को भी उधारी देना नहीं देते हैं, ताकि उनका जो अगर उधारी कम भी हो जाए या फिर कहीं ऐसा लगे कि वो सामने वाला उधार पे ना कर पाए, क्योंकि सामने वाले की तो है लाइबिलिटी और उसका तो है एसेट। तो एसेट वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर पैसे डूबने की दिक्कत होती है, तो इसलिए लाइबिलिटीज कोई ना क्रिएट करना ही नहीं चाहता है। ठीक है, यहाँ तो मैंने आपको बताया एक दुकान में क्या सीन होता है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर हम बैंक लोन लेने जाते हैं तो हम अपनी क्या करते हैं, लाइबिलिटी, जहाँ पे हमें ना किसी को कुछ पैसे देना है। जब भी आपके पास से पैसे जाएंगे या आपके ऊपर ना कोई उधार है, उधार आपके ऊपर से जाएगा तो आप पे होती है लाइबिलिटी, और जब आप सब पे करते हैं तो आपकी लाइबिलिटी हो जाती है कम। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका क्या डेफिनेशन होता है। तो मैं शुरू करती हूँ विद डेफिनेशन। क्या होती है कि अ लाइबिलिटी इज समथिंग अ पर्सन और अ कंपनी ओज यूजुअली अ सम ऑफ मनी। क्या मैंने तो अभी जो आपको एग्जांपल बताया, हमने तो देखा एक इंडिविजुअल पर्सन का। ठीक है, चाहे आपको आईफोन लेना था, चाहे वो किराने की शॉप में जाके आपने सामने वाले से उधारी मांग ली। ठीक है, तो ये तो हमने एक पर्सन की बात करी।
पर जब बहुत बड़ी कंपनीज होती है तो उनको क्या, जब अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो इतने पैसे तो उनके पास नहीं होते, वो जाते बैंक वाले के पास या ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास। उन्हें हम क्या कहते हैं, भाई आप ना हमें लोन दे दीजिए ताकि हम अपना जो बिजनेस है उसे एक्सपेंड कर सके, और हम आपको ये लोन के साथ कुछ प्रिंसिपल अमाउंट के साथ आपको इंटरेस्ट भी दे देंगे, है ना। तो ये होता है जो हम ना ओ करते हैं, किसी को देने के लिए हम सामान लेके आते हैं उधार पे, ठीक है। आइए पढ़ते, नेक्स्ट लिखा है कि लाइबिलिटीज आर सेटल्ड ओवर टाइम। ऐसा नहीं कि आज लिया और 2 मिनट बाद दे दिया, वो आपकी लाइबिलिटी नहीं है। आपकी लाइबिलिटी होती है जहाँ पे आपको कुछ टाइम तक आपको उसको कुछ अमाउंट देना पड़ता है। जैसे अभी हमने किराने वाले की बात करी, ठीक है, आपने वो उधार लेके आया और आपको कुछ टाइम पे वो उसे पैसे रिटर्न करने ही पड़ेंगे। उसने वो आपकी भलाई के लिए आपको तो सामान नहीं दिया, वो कोई एनजीओ तो नहीं चला रहा है। आपका दोस्त अगर आपको आईफोन दे रहा है तो वो कोई भलाई या आपको एनजीओ तो नहीं चला रहा है कि हाँ भाई तू ले ले, है ना। यहाँ पे आपको रिटर्न करना पड़ेगा, और जब आपके ऊपर ये ऐसा उधारी आप कुछ मांग के लाते तो वो वर्ड होता है हमारा लाइबिलिटी, ठीक है। और आगे पढ़ते लिखा है कि थ्रू द ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स इंक्लूडिंग मनी, गुड्स और सर्विसेज। हमने अपने दोस्त से मनी मांगा, हमने किराने वाले से जाके गुड्स मांगा, और ऐसे ही हम किसी से कुछ सर्विसेज भी मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये सब होती है हमारी लाइबिलिटी। अब देखिए जब ये बैलेंस शीट आप बनाते हैं ना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो देखिएगा जो लाइबिलिटीज है वो आती है आपकी इस साइड, ठीक है। और यहाँ देखिएगा कि 2 टाइप की लाइबिलिटी है, एक तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज है और दूसरी हमारी करेंट लाइबिलिटीज। अब ये क्या होती है, हमने लाइबिलिटी तो समझ लिया कि ये हमने एक उधार मांग के लाया है, पर ये जो चीजें हैं ये क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें देख लीजिए कि ये 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है हमारी नॉन करेंट, जो हमने अभी बैलेंस शीट में देखा, और उसको कहा भी जाता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अब नाम से ही समझ रहे होंगे कि लॉन्ग टर्म मतलब छोटा टाइम तो नहीं है, लॉन्ग है मतलब लंबे समय की हमने कोई उधारी लेके रखे हैं, ठीक है। वहीं पे आप वहीं पे आप आगे देखेंगे तो नेक्स्ट हमारी लाइबिलिटी होती है करंट या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। लाइबिलिटी तो आप समझ गए कि एक टाइप का उधार है, पर ये कैसा उधार है, छोटे से समय के लिए, जिसका नाम होता है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। और जब वही उधार लंबे समय के लिए हम ले लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो ये 2 टाइप की मेनली अभी हमने लाइबिलिटीज पढ़े। तो आइए देखते हैं आगे कि वो जो नॉन करेंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हम कह रहे हैं वो क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कि अभी ना आपको घर बनाना है, और घर बनाने के लिए आपके पास इतने पैसे तो नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जाके होम लोन लेके आएंगे बैंक से, है ना। तो वहां पे जब आपने होम लोन लिया तो वो तो बहुत लंबे पीरियड के लिए ले लेते हैं हम, 10, 15, 20, 25 जितना टाइम आपको उसको रीपे करना है। तो वैसी जो लाइबिलिटीज हम लेते हैं, जो उधार लेके आते हैं, वो होती है हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। आइए पढ़िए, लिखा है कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आर अ कंपनीज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस दैट आर ड्यू मोर देन 1 ईयर इन द फ्यूचर। मतलब कि जो आपकी लाइबिलिटी है वो आपसे 1 साल से ज्यादा की होगी। अब ऐसी जो कंपनीज होती है, ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो अगर उन्हें एक और कहीं पे ब्रांच डालना है तो उन्हें तो पूरा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। जब वो सब करना है तो उन्हें पैसे चाहिए, ठीक है। उन्हें पैसे की दिक्कत नहीं है, पर कहीं ना कहीं उन्हें भी तो फंडिंग कैसे लेके आनी है, क्योंकि छोटा एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है, बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है। तो वो सब कैसे वो जुगाड़ करेंगे, कौन से बैंक से वो कितना उधारी लाएंगे, वो सब क्या होगा, बहुत लंबे टाइम के लिए होगा। तो वो क्या हो जाएगी, हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और ये ना सेपरेटली आइडेंटिफाइड हो जाती है हमारे बैलेंस शीट में। अभी मैंने आपको वो एक्सट्रैक्ट दिखाया था, वहां पे आप इजीली बता पा रहे थे ना कि यहाँ पे आपकी है नॉन करेंट लाइबिलिटीज और ऊपर थी आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। दोबारा आपको दिखा देती हूँ कहाँ मैं बात कर रही हूँ, यहाँ की। देखिए नॉन करेंट लाइबिलिटीज में हमने देखा लॉन्ग टर्म लोन्स, जो कि हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर ये बैलेंस शीट होती तो यहाँ पे दिखता कि उनको एक लोन लिया है उनने कोई न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो वो होती है हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। और आगे देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स और क्या होते हैं, जैसे कि हमने लोन लिया है फॉर मशीन्स, कोई इक्विपमेंट खरीदने के लिए, या कहीं को हमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर करानी है, तो ये सब होती है हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अब आगे बढ़ते हैं कि सेकेंड टाइप की होती है हमारी करंट और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। फिर हम नाम से समझ गए, शॉर्ट मतलब छोटे टाइम के लिए, लॉन्ग मतलब लंबे टाइम के लिए हमें चाहिए थी लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज किस लिए होती है। ये यूजुअली होती है, पे होता है विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, जो भी बिजनेस चल रहा है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे टाटा ग्रुप्स वाले हैं, उनको बनानी है नैनो, एक नैनो बनाने के लिए उन्होंने ना उधार लिया है,
तो वो जो उधार का अमाउंट है, जब तक वो नैनो कार बिक जाती है तब तक वो रीपे भी हो जाता है उधार का अमाउंट। तो वो उनकी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में उनने उसको लोन लिया था, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ठीक है। और ये यूजुअली क्या होती है, लेस देन 12 मंथ्स की होती है, लेस देन 12 मंथ्स की होती है हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ठीक है। ये सिंबल है, मतलब लेस देन, मतलब यहाँ पे आप कहीं भी रीपे कर देंगे, ठीक है। मतलब 9 मंथ्स में भी कर सकते हैं, 8 मंथ्स में भी कर सकते हैं, 10 मंथ्स में भी कर सकते हैं, कभी भी आप वो पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई बिजनेस डालना है तो आप क्या करेंगे, लोग जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं ना, आप उसको क्या बोलेंगे, भैया हमको ना थोड़ा सा उधार पे पैसे दे दो और थोड़े से ना रॉ मटेरियल्स भी दे दो, क्योंकि हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि हम अभी आपको पे करवा पाए। तो वो भी बोलेगा ठीक है भैया, आपका जैसे गुड्स बिकेगा आप ना हमें पैसे रिटर्न कर देना। तो वो सब क्या हो जाती है हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। और इसके एग्जांपल्स होते हैं हमारे अकाउंट्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट्स, ये सब आती है हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये थी हमारी अबाउट लाइबिलिटीज, और कितनी टाइप की लाइबिलिटीज होती है यहाँ पे हमने सब जाना है। आई होप सो आपने अब लाइबिलिटी क्या होती है, कैसी होती है, बैलेंस शीट में कहाँ दिखती है, ये सब जान लिया है। एंड होप्स आपने ये एंजॉय किया होगा मेरा सेशन जिसका नाम था 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो। और हम जल्द मिलेंगे विथ न्यू कॉन्सेप्ट नेक्स्ट डे पे। थैंक यू, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन शो जिसका नाम है 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट। और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है अबाउट कैपिटल्स। तो शुरू करने के पहले एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें है हमारे ये 3 दोस्त, आमिर, शाहरुख और ऋतिक। अब ये लोग अभी ना एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, 9 to 5 इनकी अभी जॉब है। पर ये लोग ना उससे बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और इनका आइडिया आया कि चलो हम ना खुद का एक स्टार्टअप चालू करते हैं अबाउट सॉफ्टवेयर ओनली, ठीक है। तो इनने पूरी बिजनेस प्लान बनाई कि हम कैसे अपने सॉफ्टवेयर कंपनी को चालू करेंगे, हमारे क्या क्या मॉडल रहेंगे, हमारा कौन सा एरिया रहेगा। बट जब सारा डिस्कशन हो चुका था तो यहाँ पे दिक्कत ये आई, वो बात उठाया ऋतिक ने कि आखिर हमारे पास तो कैश है ही नहीं। हम जो इतना बिजनेस मॉडल बना रहे हैं, हम जो इतनी सारी चीजें सोच चुके हैं, उसके लिए हमारे पास कैश तो है ही नहीं। वहीं फिर शाहरुख ने बोला कि हमारे पास तो ऐसा कोई एसेट भी नहीं है। तो फिर आमिर ने बोला कि देखिए अपन क्या करते हैं, अभी अपनी जब शुरुआत है ना, तो हमारे पास जो भी चीजें हैं, हमारे पास कैश है, जो भी एसेट्स है, हम ना वो इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आमिर ने बोला कि मेरे पास ना एक एफडी है, मैं उसको तुड़वा के कुछ कैश ले आऊंगा, ठीक है। तो उतने में ही शाहरुख के दिमाग में भी आया कि मेरे पास तो इतनी बड़ी मन्नत की बिल्डिंग है, तो मैं वहां पे एक फ्लोर खाली करवा के अपना ये जो सॉफ्टवेयर है वो बिजनेस चालू करवा सकते हैं। और वहीं फिर ऋतिक ने बोला कि हाँ मेरे पास भी ना 2-3 एक्स्ट्रा लैपटॉप्स है, तो मैं वो लैपटॉप ले आऊंगा। अब आप देख रहे हैं ये लोग क्या थे, वो बिजनेस के ओनर्स थे, ठीक है। ये जो ओनर लोग हैं, इनने क्या किया, अपना कुछ कुछ सामान लेके आए वो बिजनेस चालू करने के लिए। तो जब हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो वहां जो ये ओनर अपना सामान लेके आता है बिजनेस चालू करने के लिए, इसी को कहा जाता है कैपिटल, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन कि जो भी अमाउंट है इन्वेस्ट होता है बाय ओनर उनके फर्म में। अभी हमने देखा 3 इसके ओनर थे और उनने, किसी ने कैश लाया, किसी ने लैपटॉप लाया, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी में एक स्पेस दिया। तो ये जो भी सामान ये लोग इस बिजनेस में लेके आ रहे हैं सॉफ्टवेयर कंपनी में, वो सब क्या है, इनका कैपिटल, ठीक है। अब वो कैसे भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो, चाहे वो एसेट के फॉर्म में हो, बट वो किसका होगा, ओनर होगा, जो भी बिजनेस के लोग हैं, ठीक है। अभी हमने जो 3 लोग देखे वो इस बिजनेस के ओनर थे और वो जो भी सामान लेके आ रहे थे वो था सब इनका कैपिटल। तो देख लीजिए एग्जाम्पल क्या है, कैश है, मशीनरी है, प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज ये लोग जो भी लेके आते हैं, ऐसा ना केवल कैपिटल में डिफाइन नहीं किया कि कैश मतलब कैश ही लेके आएंगे, कुछ भी ला सकते हैं उस बिजनेस में लगाने के लिए, ठीक है। बट जब हम अपनी अकाउंटिंग करने जाते हैं ना, तो वहां पे ना बहुत सिस्टमैटिकली हमें सब बताना पड़ता है। और जो ओनर्स होते हैं ये लोग लाइबल भी होते हैं और ये लोग इंजॉयबल भी होते हैं, जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उन चीजों के लिए, ठीक है। तो उस टाइम इनकी इक्वेशन होती है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अब अगर आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज नहीं पता है तो इसके पहले जो मैंने 2 वीडियोस और अपलोड किए हैं, जाके उन्हें जरूर देखिए, ताकि एसेट्स में क्या आते हैं और लाइबिलिटीज में क्या कवर होता है वो आपको क्लियर कट हो जाए। फिर जब वो सब माइनस होके जो भी अमाउंट बचेगा वो क्या होता है, कैपिटल। जो बिजनेस हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या केवल ओनर्स लोग ही इन्वेस्ट करते हैं, क्या बाहर के लोग भी आते हैं?
ऑफ कोर्स जब कोई बिजनेस चालू करता है तो उसमें कुछ अमाउंट तो ओनर्स का लगा रहता है और कुछ अमाउंट के बाहर लोगों से भी हम लेते हैं, चाहे उसे आप लोन में कहिए या लोगों से उधार में कहिए हिंदी में, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं कि कितने टाइप के हमारे कैपिटल एक बिजनेस में होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा इक्विटी कैपिटल और सेकेंड होते हैं हमारे डेट कैपिटल। शुरू करते हैं इक्विटी कैपिटल और फिर हम देखेंगे कि डेट कैपिटल में क्या आता है। आइए देखते हैं इक्विटी कैपिटल। अब इक्विटी क्या होती है? ओनरशिप। कोई भी बिजनेस में जिसकी भी ओनरशिप है उसे हम कहेंगे इक्विटी, ठीक है। पढ़ते हैं कि कैपिटल कलेक्टेड बाय अ कंपनी फ्रॉम इट्स ओनर्स एंड अदर शेयर होल्डर्स इन एक्सचेंज फॉर अ पोर्शन ऑफ ओनरशिप इन द कंपनी। अभी हमने देखा तीन इसके क्या फाउंडर्स हैं, इसके ओनर्स हैं, ठीक है। कौन कौन थे? आमिर, ऋतिक, शाहरुख। तो उनका क्या 100% शेयर अभी वो लोग ही डिवाइड कर रहे हैं। पर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है, तो लोग क्या होंगे और इंटरेस्ट जागेगा कि यार हमको भी इसका प्रॉफिट एंड लॉस बेयर करना है। ऐसा जो भी कंपनीज बढ़ती है हम सब क्या चाहते हैं? हम उसमें ना इन्वेस्ट करें। आज अगर हमें एक साइड रिलायंस की कंपनी मिल जाती है और एक साइड यही तीनों की अगर कंपनी हम देखें, ठीक है, तो अपन किस में ज़्यादा अपना इन्वेस्ट करना चाहेंगे? ऑफकोर्स रिलायंस में, बिकॉज वहाँ पे हमें पता है कि वो बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है, करेक्ट। बट ऐसे ही यहाँ पे जब मैं आपको बता रही हूँ कि उनका जो तीन दोस्त है उनका अभी 100% वो शेयर करते हैं। बट होप सो 10 साल बाद हो सकता है उनका जो कंपनी है वो बहुत ऊंचाइयाँ जाने लग जाए, उन्हें बहुत प्रॉफिट होने लग जाए। तो हम जो नॉर्मल लोग हैं हम क्या बोलेंगे? हमको भी आपके साथ ना पार्टनरशिप करनी है, हमें भी ना अपना ओनर बना दीजिए अपनी कंपनी का। तो क्या हो जाएगा? वो लोग जो कंपनी के शेयर्स हैं वो लोगों को बेचने लग जाएंगे और उन बेचने के बदले उन लोग को क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। तो 80% मान लीजिए कि अब जो वो फाउंडर्स का रह गया और बाकी जो 20% है उन्हें लोगों पे बांट दिया है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो सब अब ये लोग भी बेयर करेंगे, ठीक है। जब भी कोई इक्विटी खरीदता है ना तो उससे केवल एक स्पेसिफिक कोई टर्म या अमाउंट नहीं मिलता है, उससे जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो सब बेयर करना पड़ता है। और यहाँ पे इन्वेस्टर्स चाहे तो इनको 10 साल बाद जाके बेच सकते हैं जिसको में उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बट जो भी बिजनेस है अब वहाँ पे केवल क्या इन्वेस्टर्स ही आते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं? बैंक में जाते हैं, बोलते प्लीज हमें कुछ लोन दे दीजिए। जैसे कि अगर आपको आज घर बनाना है, ठीक है, तो 10 लाख आपके पास खुद है और आप जैसे बाकी 50 लाख आपको और रिक्वायरमेंट है तो आप कहाँ जाएंगे? बैंक वाले के पास जाएंगे, उधारी मांग के लेके आएंगे, है ना। तो वो आपका क्या बन जाएगा? डेट हो जाएगा। वैसे ही जो हम बिजनेस की हम बात करें एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, जब तक ये ओनर्स, ये जितने भी इन्वेस्टर्स ओनर्स की हम बात करें तब तक तो उनका खुद का इक्विटी है। बट कभी कभी उनको और एक्सपेंशन करने के लिए या उनको फर्दर कुछ और सेटअप डालने के लिए पैसा और चाहिए, तो वहां पे वो क्या करेंगे? बैंक वालों के पास जाएंगे या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे उधारी मांग के लेके आएंगे। तो यहाँ पे जो डेट हम लेके आएंगे इसमें एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है किसके ऊपर? जो कंपनी वाले उनके ऊपर, कि उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट प्लस इंटरेस्ट एक स्पेसिफिक टर्म में उन्हें रिटर्न करना ही पड़ेगा। बट जब वो इक्विटी खरीदते हैं तो वहां पे कोई भी ऐसी लाइबिलिटी नहीं होती है। अगर प्रॉफिट होगा तो आप पैसे लेके जाइएगा और अगर लॉस होगा तो चुपचाप होकर बैठ जाइएगा। बट अगर आप डेट कैपिटल में जाते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक अमाउंट मिलेगा, चाहे कंपनी कितनी भी प्रॉफिटेबल हो जाए या कितनी भी लॉस में चली जाए, हमेशा यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक लोन अमाउंट और प्लस उसमें इंटरेस्ट हमेशा आएगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर कि एक होता है हमारा इक्विटी और एक होता है हमारे डेट कैपिटल। तो पढ़ते हैं कि डेट कैपिटल क्या होता है। ये फंड्स बोरोड होते हैं बाय अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन दैट मस्ट बी रीपेड लेटर, यूजुअली विथ इन इंटरेस्ट। यहाँ पे जो भी अमाउंट हम बोरो करके लाएंगे उसमें हमको प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। जैसे हमने अभी एक इंडिविजुअल का एग्जांपल लिया, ठीक है, जहाँ पे हम होम लोन लेके आ रहे थे। और वैसे ही जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस किसी से उधार लेके आती है, ठीक है, जो बाकी लोग हैं इन्वेस्टर्स है जैसे हमारे बैंक हो गए, अगर बैंक से आज वो सॉफ्टवेयर कंपनी ये जो हमारी है, ठीक है, और ये हमारे आमिर है, अगर इन्हें आज पैसे चाहिए तो ये किसके पास जाएंगे? और बैंक के पास जाएंगे। और बैंक क्या बोलेगी? ठीक है, अगर मैं आपको 1 करोड़ देती हूं ना तो मुझे प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी दीजिएगा और एक स्पेसिफिक टर्म पे चाहिए मुझे विथ स्पेसिफिक इंटरेस्ट। चाहे आपका बिजनेस ऊंचाइयां टच करे या वो धरती टच करे, हमारे को स्पेशली इसमें इतना ही अमाउंट चाहिए।
तो ये होते हैं हमारे दो टाइप के कैपिटल्स, एक है हमारा डेट कैपिटल और एक है हमारा इक्विटी कैपिटल। आई होप अब आपको समझ आ गया है कि कैपिटल्स क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। अगर ऐसे कॉन्सेप्ट्स में आपको मजा आता है तो मेरे साथ जरूर जुड़िएगा मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM और जाइएगा कहीं नहीं, मेरे साथ जरूर बनिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन शो जिसका नाम है 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे आज हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है वो है डेबिट एंड क्रेडिट। बिफोर स्टार्टिंग मैं बता देती हूँ कि आखिर ये डेबिट एंड क्रेडिट हमको इतना यूज पे क्यों आया। ठीक है, तो बात करते हैं बहुत पुराने टाइम की, जहाँ पे हमारे क्या होते थे, मुनीम जी। अब मुनीम जी अपनी एक लाल किताब तैयार करते थे। अब मान लेते हैं यहाँ दो बिजनेसेस की बात हो रही है। ठीक है, एक है राम एंड कंपनी और एक है श्याम एंड कंपनी। अब पुराने जमाने में कोई बॉडीज नहीं होते थे जो बता दे कि आपको कौन सा फॉर्मेट या कैसे आपको कुछ काम करने, कोई बिजनेस चलाने पे। ठीक है, तो वहां पे बस होते थे एक एक दोनों क्या, मुनीम जी। तो मुनीम जी यहाँ राम एंड कंपनी के जो थे, उनने क्या किया कि वो हर चीज को बस प्लस प्लस प्लस, फिर थोड़े नीचे जाके माइनस 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 ऐसे करने लग जाते थे। बट जो श्याम एंड कंपनी के हैं वो क्या करते थे, इधर प्लस दिखाते थे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो हो सकता है ये केवल 2 दिन का दिखा रहे हो और बंद कर दिया इनने बुक्स, या ये हो सकता है 3 महीने का दिखा रहे हो और बुक्स बंद कर दिया। तो ऐसे में क्या होता था, जब गवर्नमेंट देखने आती थी कि दिखाइए अपने बुक्स, दिखाइए कैसे चल रहा है, तो इसमें ना बहुत सारे ड्रॉबैक्स आते थे। किसी में कुछ दिमाग लगाना पड़ता था, कहीं जाके कुछ दिमाग लगाना पड़ता था। तो इससे क्या है, जो हमारे अकाउंटिंग बॉडीज है जो हर चीज हमारी देखती है कि एक बिजनेस में कैसे कोई स्टैंडर्ड्स फॉलो होनी चाहिए या कैसे किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कैसी होनी चाहिए, उनने बोला कि ये सब कर दीजिए आप लोग बंद, बिकॉज इनमें बहुत सारी ना लिमिटेशंस है। ठीक है, इसको हर कोई देख के समझ नहीं सकता है। तो उनने क्या किया, जो हमारे अकाउंटिंग बॉडीज है उनने बोला कि एक ना बेसिक फॉर्मेट बताते हैं, और वो बेसिक फॉर्मेट, चाहे आप रिलायंस कंपनी हो, चाहे आप टाटा कंपनी हो, चाहे छोटी सी नॉर्मल शॉप क्यों ना आप लोग चला रहे हैं, ठीक है, आप लोग को ना वो जो बेसिक अकाउंटिंग है उसके हिसाब से अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। क्योंकि हर एक बिजनेस में क्या होता है, कुछ ट्रांजैक्शंस। अब ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं पहले हम वो समझ लेते हैं। आइए देखिए, ट्रांजैक्शंस क्या होता है, जब कोई एक बिजनेस एक्टिविटी करता है ना, कोई सामान खरीदता है, तो वहां पे क्या होता है, जब रॉ मटेरियल आया तो आपने उसको पैसे दिए। देखा क्या दिखा यहाँ पे, आपने एक साइड से रॉ मटेरियल आया और एक साइड से आपने पैसे दिए, ये एक ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन क्रिएट हुआ जहाँ पे एक साइड से आया और एक साइड से गया। ठीक है, वही अगर आप अपने गुड्स बेचते हैं तो सामने से आपने कैश रिसीव किया, जब एक आना और एक जाना एक्टिविटी हो रही है तो इसे कहा जाता है हमारे ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि हर एक ट्रांजैक्शन में गिव एंड टेक की बात होती है, एक हाथ से ले रहे हैं तो एक हाथ से हम दे भी रहे हैं। ठीक है, पर जब हम अकाउंटिंग की बात करेंगे तो वहां भी फॉलो ड्यूअल सिस्टम, मतलब कि जब कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हमेशा दो अकाउंट्स जो भी हमारे बुक्स में बने हैं वो इफेक्ट होंगे। डुअल मतलब दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजैक्शन द टोटल अमाउंट डेबिटेड मस्ट बी इक्वल टू द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड। देखिए, डेबिट एंड क्रेडिट वर्ड आने लग गया है ना। अब हम जानने चाहेंगे कि डेबिट एंड क्रेडिट हमारी बुक्स में क्या रोल प्ले करते हैं। तो आइए मेरे साथ बने रहिए और देखिएगा कि जब भी हम वो एक अकाउंट बनाते हैं, और अकाउंट कैसा होता है, एक टी शेप का अकाउंट होता है। चाहे आप एक रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, चाहे एक आप कोई छोटे से गांव के एक छोटे से बिजनेसमैन हो, अकाउंटिंग बॉडीज ने बता के रखा है कि आपको एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मेट है, उसको ही फॉलो करना है। और वो कैसा रहेगा, आपका ऐसा टी शेप एक अकाउंट बनेगा जहां पे एक साइड आपका आएगा डेबिट और एक साइड आएगा क्रेडिट। अब क्या होता है, हम लोग जनरली क्या सोचते हैं, डेबिट मतलब हमेशा प्लस होने वाला है एंड क्रेडिट हमेशा मतलब माइनस होने वाला है। तो अगर आपने अभी ऐसा रट के रखा है ना, तो उसको अभी भूल जाना शुरू कर दीजिए, बिकॉज ये सबसे गलत होता है। डेबिट मतलब प्लस और क्रेडिट मतलब माइनस। जो ये डेबिट एंड क्रेडिट का नेचर है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि हमारे कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं। हमारे पास 5 टाइप के अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, जो होते हैं एसेट्स, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड कैपिटल।
ठीक है, यहाँ पे आपने पीछे देखा कि ये जो अकाउंट बन रहा है ये 5 टाइप से क्रिएट हो सकता है ये आपका एसेट का हो सकता है ये लाइबिलिटी का हो सकता है ये आपके एक्सपेंसेस का या हो सकता है ये आपका कैपिटल या हो सकता है ये आपका रेवेन्यू अकाउंट हो। और जो भी अकाउंट क्रिएट होगा वहां पे डेबिट एंड क्रेडिट हर बार कुछ एक अलग रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं कि आखिर इसमें जब डेबिट एंड क्रेडिट की बात करेंगे तो वो कैसी होती है। In accounting, the term debit and credit indicate whether the transactions are to be recorded on the left hand side or right hand side of the account. अभी हमने देखा अकाउंट कैसे होता है, ये टी शेप का होता है। ठीक है, इसमें एक साइड होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक साइड होता है हमारा राइट हैंड साइड। और अकाउंट कितने टाइप के बन सकते हैं, एसेट का भी हो सकता है, लाइबिलिटीज का भी हो सकता है, कैपिटल का भी हो सकता है, रेवेन्यू का भी हो सकता है, एंड एक्सपेंसेस का भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि जो भी डिफरेंस होगा, ठीक है, बिटवीन राइट एंड लेफ्ट, उनको क्या कहा जाएगा, बैलेंस। समझ रहे हैं आप, जो भी अकाउंट क्रिएट होगा उसमें ये जो लेफ्ट साइड और राइट साइड का जब भी डिफरेंस देखा जाएगा उसे कहा जाएगा बैलेंस। बिकॉज यहाँ पे डुअल सिस्टम फॉलो होता है, मतलब कोई भी दो अकाउंट एक साथ इफेक्ट होंगे। अगर ये एसेट है तो एक हो सकता है कई लाइबिलिटीज का कुछ इफेक्ट हो सकता है कभी एसेट इफेक्ट हुआ तो साथ में कैपिटल इफेक्ट हो। तो ऐसे जब भी दो अकाउंट्स इफेक्ट होंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इनमें डिफरेंस आएगा और उसे कहा जाएगा बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया है कि टी अकाउंट में राइट हैंड साइड क्या होता है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, और उनका अगर कोई डिफरेंस आता है उसे हम कहते हैं बैलेंस। अब जो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड है टी अकाउंट में उसे हमेशा कहा जाएगा डेबिट साइड। मतलब ये वाला जो साइड है, हमने अभी देखा था, ये कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, इसे क्या कहा जाएगा, डेबिट। और यही अगर आप राइट हैंड साइड आते हैं इसे कहा जाएगा क्रेडिट। और ये हमारा कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड है, और इसके एब्रिविएशंस यूज होते हैं जनरली डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, यहां तक आप समझ गए कि टी शेप में एक अकाउंट बनता है, वहां पे जो अकाउंट है वो कई टाइप के बन सकते हैं, वो ज्यादातर होते हैं 5 टाइप के, कैपिटल, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, कैपिटल या रेवेन्यू। एक होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है हमारा राइट हैंड साइड। बट हमेशा जो लेफ्ट है वो डेबिट तो होगा, बट जरूरी नहीं कि वो हमेशा प्लस हो। और यही जो क्रेडिट है वो राइट हैंड साइड हमेशा होगा, बट हमेशा जरूरी नहीं कि वो हमेशा माइनस हो। ये अगर आप सब सोचते हैं तो ये गलत सोचते हैं। तो आखिर फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि डेबिट में प्लस कब होगा और क्रेडिट में माइनस कब होगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इसी के बारे में। जो जितने भी टाइप्स ऑफ अकाउंट मैंने अभी बताए हैं उसमें डेबिट एंड क्रेडिट आखिर जो रोल है वो कैसे प्ले करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अबाउट एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये पूरा बेस होगा कि हमारे डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे क्या इफेक्ट करने वाले हैं अकाउंट बनाते टाइम। तो मेरे साथ यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपके अकाउंट्स में अगर एसेट है, और एसेट में क्या होता है, अगर आपको एसेट नहीं पता है तो जाके मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए जो कि था हमारा अबाउट एसेट्स। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ एक छोटे से एग्जांपल्स, जैसे कि हमारी लैंड या हमारी कोई मशीन, ये हमारे हो गए एसेट्स। और वहीं अगर आप एक्सपेंसेस की बात करें तो क्या एक्सपेंसेस हो जाएंगे, आपके कोई रेंट पेबल, ठीक है, आपका कोई रेंट हो गया, या फिर आपका कोई सैलरी पेमेंट है, ये सब आपके आ जाते हैं एक्सपेंसेस। तो जैसा एसेट्स में और एक्सपेंसेस में दोनों डेबिट एंड क्रेडिट सेम इफेक्ट करेंगे। अगर उसमें डेबिट होता है मतलब कि कोई भी एसेट हम लेके आ रहे हैं अपने बिजनेस में तो हमेशा ये इंक्रीज होगा। मतलब कि जो ये टी शेप अकाउंट आप देख रहे हैं और ये अगर एसेट्स का अकाउंट है तो हमेशा जब डेबिट होगा तो यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है, मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ। और वहीं पे जब इनमें क्रेडिट होगा मतलब कि बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, जो एसेट हम बेच रहे हैं, तो हमेशा डिक्रीज होगा।
और सेम वैसे ही जब भी एक्सपेंसेस हमारे बढ़ रहे होंगे तो वो डेबिट में इंक्रीज हो जाएंगे, और जब भी हमारे एक्सपेंसेस कम होंगे तो वो क्रेडिट पे कम होने लग जाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर ये हम रेंट का अकाउंट बनाते हैं और अगर हमारा रेंट बढ़ने लग गया तो वो डेबिट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज। यहाँ प्लस करने आप लग जाएंगे, बट जैसे ही आप रेंट पे करने लग जाएंगे या रेंट कम हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे डिक्रीज करने लग जाएंगे। और इनका जो भी डिफरेंस आता है उसे हमने क्या कहा कि वो होते हैं हमारे बैलेंस। तो यहाँ देखा जो डेबिट एंड क्रेडिट है वो सेम टाइप का रोल प्ले कर रहे थे। अगर एसेट्स एंड एक्सपेंसेस की बात करेंगे जब भी अकाउंट फॉर्मेशन में, तो डेबिट मतलब हमेशा इंक्रीज हो रहा है और क्रेडिट मतलब हमेशा डिक्रीज हो रहा है। तो क्या जो कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू है वो भी ऐसे इफेक्ट करेंगे? हम उसका आगे बात करने वाले हैं, और वो ऐसे इफेक्ट नहीं करता है उसमें डेबिट क्रेडिट, वो थोड़ा अलग वे में इफेक्ट होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ गए कि जो दो अकाउंट प्रिपेयर होंगे एसेट्स और एक्सपेंसेस के, वहाँ पे डेबिट मतलब इंक्रीज 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 और क्रेडिट मतलब डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। टी शेप अकाउंट में हमेशा आपका जब भी डेबिट होगा तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में जाके वो इंक्रीज दिखाया जाएगा और राइट हैंड साइड में आके क्रेडिट आपका हमेशा डिक्रीज दिखाया जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप क्लियर हो गए होंगे कि दो टाइप के जो हमने अकाउंट्स देखे, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, दोनों सेम डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट देते हैं। अब बात करते हैं अबाउट हमारी लाइबिलिटीज। ठीक है, अबाउट हमारे कैपिटल एंड रेवेन्यू। अब यहाँ पे जो डेबिट वर्ड है वो दिखाता है कि हमारा डिक्रीज हो गया है। ठीक है, जब भी हमारे चाहे लाइबिलिटीज अकाउंट बने, चाहे रेवेन्यू अकाउंट बने, चाहे इक्विटी अकाउंट बने, इक्विटी अगर आपने नहीं देखा है तो जाके तुरंत देख के आइए कि ये कैपिटल का एक टाइप होता है। ठीक है, और इसका मैंने वीडियो लास्ट टाइम ही अपलोड करवाया है, जरूर देखिएगा कि इक्विटी क्या होता है और लाइबिलिटीज भी क्या होता है। ये दोनों के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर कोई लाइबिलिटीज है, कैपिटल है एंड रेवेन्यू है, तो इसमें जो डेबिट एंड क्रेडिट है हमेशा वो सेम जैसा प्ले करेंगे। मतलब कि अगर इसमें डेबिट होता है तो वहाँ डिक्रीज होने लग जाएगा, और वही अगर क्रेडिट है तो वहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो इंक्रीज होने लग जाएगा, और जो भी इनमें डिफरेंस होगा वो आपका बैलेंस कहलाएगा। ठीक है, वहीं सेम अगर आप रेवेन्यू में देखेंगे तो यहाँ पे जब टी शेप फॉर्म होगा और यहाँ जब क्रेडिट देखेंगे तो यहाँ पे हमेशा इंक्रीज मतलब बढ़ेगा, प्लस होगा, और यहाँ पे डेबिट मतलब डिक्रीज होगा जो कि माइनस होगा। और सेम वैसे ही हमारा इक्विटी अकाउंट पे इफेक्ट करता है, क्रेडिट हुआ तो इंक्रीज होगा और डेबिट हुआ तो ये डिक्रीज होगा, और जो डिफरेंस आया वो जाएगा हमारा बैलेंस में। तो यहाँ पे देखा आपने कि डेबिट क्रेडिट हमेशा सेम नेचर पे प्ले नहीं करते हैं। वो प्ले कैसे करते हैं, बेस्ड ऑन अकाउंट, कि आप किस नेचर का अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं। आई होप अब आपको समझ आ चुका होगा कि डेबिट एंड क्रेडिट एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई 10 मिनट शो। और ऐसे छोटे कॉन्सेप्ट्स को और देखने के लिए मेरे साथ जरूर जुड़िए मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन शो जिसका नाम है 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट। और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है व्हाट इज जर्नल। तो आखिर जब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसे जर्नल कब प्रिपेयर करना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं एक एग्जांपल से कि अगर कोई भी आज एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है तो वहाँ क्या होता है, डेली बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होते हैं। कभी परचेज होती है, कभी सेल्स होती है, कभी हम किसी से उधारी मांग के लाते हैं, कभी हम किसी को उधारी देते हैं। तो ऐसे दिन में बहुत एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतने बड़े वहाँ ट्रांजैक्शंस होंगे, उतने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस वहाँ पे डेली होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हमने देख लिया कि इतने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और ये सब कौन कर रहे हैं, अलग अलग लोग कर रहे हैं, जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग होंगे वो सब जाके इस ट्रांजैक्शंस में डील कर रहे हैं। तो अब हर कोई तो उसे मेमोरी में रिकॉर्ड नहीं कर सकता कि 5 तारीख को मैंने ये किया था, ठीक है, 6 तारीख को मैंने परचेज किया था, 7 तारीख को उसने मुझसे उधार मांगा था। इतनी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना अपने दिमाग में तो बहुत टफ हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है ना, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होती है उन्हें प्रिपेयर करनी पड़ती है एक बुक। ठीक है, कि जो भी डेली ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं हम क्या करेंगे, एक बुक बना लेंगे और उसमें जाके नोट डाउन करना शुरू कर देंगे। तो इस बुक को हम कहते हैं जर्नल। अब आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, जो अपना बिजनेस नहीं करते हैं, तो हम लोग के बीच में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिसको राइटिंग का बहुत शौक होता है। तो वो क्या करते हैं, अपनी एक बुक प्रिपेयर करना शुरू करते हैं।
ठीक है, जिसमें वो डेली अपना जो भी उनका अच्छा हुआ बुरा हुआ एट द एंड ऑफ द डे जाके वो ऐसी बुक्स में लिखना शुरू करते हैं। हम उसे भी क्या कहते हैं, जर्नल राइटिंग कहते हैं। तो वो तो एक जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है उनकी बात हो जाती है। तो वैसे ही जब हम एक बिजनेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी जो एवरीडे ट्रांजेक्शन्स है उसे भी रिकॉर्ड करने के लिए हम एक बुक प्रिपेयर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि आखिर जब हम ये बुक प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स है जो हमें नोट करने हैं। आखिर वो जो अकाउंटिंग की प्रोसेस है तो वो कैसे ऐसे फनल होके इस बुक में जाने वाली है, बिकॉज वहाँ तो एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, शुरू करते हैं उससे। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन का। हमें देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि हमारे बिजनेस में डील हो रहे हैं, जहाँ से हम परचेस कर रहे हैं, जहाँ से हम सेल कर रहे हैं, हम किसी से उधार मांग रहे हैं, हम किसी को उधार दे रहे हैं। तो हमने जब ऐसे ट्रांजेक्शन्स फाइंड आउट कर लिए हैं फिर उसको क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं। सेकेंड हमारा प्रोसेस ये होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कि हम ना उसे मेजर करें। और मेजरमेंट का मतलब ये है कि अगर आप उसको मॉनिटरी टर्म्स में बता सकते हैं तो ही वो आगे प्रोसीड होगा हमारे नेक्स्ट स्टेप में, अदरवाइज वो यहीं से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी जो मॉनिटरी टर्म्स में रिकॉर्ड होती है केवल वो ही हमारे इस बुक तक जाती है जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनल बुक तैयार होती है। अगर वो ये दोनों चीजें हो चुकी है तो आता है हमारा थर्ड स्टेप जो कि होता है हमारा रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग में अब हमारे पास रहता है कि हम प्रिपेयर करते हैं जर्नल। अब आपने देख लिया जर्नल में जो भी डेली ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, परचेस के, सेल के, उधार लेने के, उधार देने के, वो सब चली जाती है फिर इस बुक में, बिकॉज हमने उसे आइडेंटिफाई किया कि वो ट्रांजैक्शन है। और वो ट्रांजैक्शन हमने मेजर किया कैसे, हमारे पास ऐसा क्या प्रूफ है, हमें प्रूफ देखना पड़ेगा। तो हमारे पास प्रूफ हो जाते हैं जैसे हमारे इनवॉइसेस या फिर कैश मेमो, ये जितनी भी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर वो मॉनिटरी टर्म्स में हमारे पास अवेलेबल है एक प्रूफ के साइड में तो वो जाके रिकॉर्ड करेंगे हम एक जर्नल। तो जर्नल जो है ये सबसे पहली बुक, ये प्राइमरी बुक होती है जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन उसे रिकॉर्ड करना शुरू करता है। तो आइए देखते हैं अबाउट कि जर्नल मतलब क्या। तो जर्नल जो बुक होती है ऑफ प्राइमरी एंट्री और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। समझ रहे कि हमने सबसे पहले क्या किया, ट्रांजैक्शन देखा, एक एक्टिविटी हो रही थी उसको देखा कि हाँ ये ट्रांजैक्शंस में हो रहा है। जब वो ट्रांजैक्शन में हो गए फिर हमने देखा कि क्या हम उसको मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी कर सकते हैं। जब वो भी हो गई तो हमारे पास एक प्रूफ डॉक्यूमेंट आ गया कि हाँ डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, कैश मेमो है, इनवॉइस है, जो भी है वहां लिखा हुआ है आपका ये रुपीज में, इन टर्म्स ऑफ रुपीज। फिर उसके बाद हम आते हैं ये बुक ओपन करने कि एट द एंड जो भी आपके दिन भर के ट्रांजैक्शन है आप इस बुक में आके नोट डाउन करना शुरू हो जाएंगे। तो नोट डाउन हमें क्या ऐसे ही आज का नोट डाउन कर दिया फिर कल का जाके नोट डाउन कर दिया, ऐसे कोई भी किसी भी दिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। जिस दिन के ट्रांजैक्शंस हैं उसी दिन इस बुक के अंदर जाने चाहिए। इसका मतलब कि जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने चाहिए वो होते हैं कैसे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, लाइन बाय लाइन होने चाहिए। मतलब 1 तारीख के पहले आएंगे, 2 तारीख के बाद में आएंगे, 3 तारीख के बाद में आएंगे, 4 उसके बाद, ऐसे ये कंटिन्यू स्टेप चलना चाहिए। तो यही बताया गया है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं are first recorded in chronological order from the accounting voucher। अभी हमने देखा हमारे पास बहुत सारे प्रूफ्स हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि इनवॉइसेस हो गया, हमारे पास कैश मेमोज हो गए, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब जो हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं दैट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। इन बेसिस पे हम ये अकाउंटिंग वाउचर बनाते कि हाँ हमने ये परचेस करवाया था। तो इनके बेसिस पे हम प्रिपेयर करते हैं हमारी एक बुक जिसको हम बोलते हैं जर्नल। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आखिर जर्नल का भी एक फॉर्मेट होना चाहिए, बिकॉज ये तो एक बहुत सिस्टमैटिक एक रूल आया हुआ है जो कि हर एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन या छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को प्रिपेयर करना पड़ता है, ताकि जब वो एक थर्ड पार्टी को दिखाए, चाहे शेयर होल्डर्स हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, जिसको भी दिखाना चाहे तो वो बता सकते कि देखिए ये हमारी बेस एंट्रीज, यहाँ से हमने ये पूरा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना शुरू किया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फॉर्मेट कैसा होता है। ये फॉर्मेट आप देखिए ऐसा टेबल जैसा रहेगा जिसमें फर्स्ट आता है आपकी डेट, और डेट भी कैसे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। पहले आएगी आपकी 1 तारीख की कोई भी ट्रांजैक्शंस, फिर 2 तारीख की, फिर 3 तारीख की। ऐसा नहीं आज 3 तारीख का रिकॉर्ड कर दिया और इसके बाद 10 तारीख का रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो क्रोनोलॉजी नहीं होती है ना। फिर देखिए सेकंड कॉलम आता है हमारे पर्टिकुलर्स, जो भी ट्रांजैक्शंस है। जैसे आज मैं बोलूँ कि मैं मशीनरी परचेस करके ला रही हूँ, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक साइड से मशीनरी लेके आया मैंने और साथ में मैंने कैश भी दिया होगा।
हमने ये देखा था कि जब भी कोई अकाउंटिंग होती है तो ये हमेशा डुअल अकाउंटिंग होती है, दो अकाउंट्स को हमेशा इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे एक मशीन को इफेक्ट हुआ तो एक कैश को इफेक्ट हुआ। अगर हमारी मशीन बढ़ रही है तो एक अकाउंट कम हो रहा है जो कि है कैश। तो यहाँ पे देखिए जो डेबिट है वहां पे क्या हो जाएगा, मशीन। और अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि मैं डेबिट और क्रेडिट में मशीन और कैश कहाँ लिखूंगी, तो इसके पहले वीडियोस आप जाके देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि मशीनरी एसेट है कि लाइबिलिटी है कि कैपिटल है, और उसके हिसाब से इसकी रिकॉर्डिंग डेबिट साइड होगी कि क्रेडिट साइड होगी। ये सारे वीडियोस मैंने पहले ही डाल चुके हैं, तो अब ये देखिए, ताकि यहाँ पे जब आप ये एंट्रीज करने आएंगे, अपनी जब ये बुक्स बनाना शुरू करेंगे, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। फिर यहाँ पे डेबिट साइड पे मैं लिखूंगी मशीनरी, कि मैंने मशीनरी परचेज करी। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। फिर लिखा जाता है सामने DR, और उसके सेकेंड लाइन में आता है टू कैश, क्योंकि मैंने कैश दिया। और जब भी एसेट कम होती है तो वो हमारी क्रेडिट साइड पे जाती है, और जब भी एसेट बढ़ती है तो वो क्या होती है, हमारी डेबिट साइड पे जाती है। इसलिए इसका ट्रांजैक्शन हो जाता मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और यहाँ पे फिर एक आता है लेजर फोलियो, और उसके बाद आते हैं हमारी डेबिट जो कि इन रुपीज में होता है, और ये होता है हमारा क्रेडिट साइड जो कि ऑल्सो इन रुपीज होता है। अब आपने जितने का भी अमाउंट लाया हो, चाहे वो 1 लाख का लाया हो, 10 लाख का लाया हो, पर दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। हमने देखा था जितना डेबिट उतना क्रेडिट हमेशा होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करेंगे कि आखिर ये LF क्या है। क्या होता है, मान लीजिए कि अगर आप आज कोई ना शॉप जाते हैं, कुछ सामान लेने जाते हैं जहाँ पे सब चीज मिलती है, तो आपने इस बैग में आपने किचन का भी सामान रखवा दिया। ठीक है, आपने यहाँ पे अपने टॉयलेटरीज के भी सामान रखवा दिए, उसके बाद कुछ आपने कपड़े खरीद के लाए वो भी रख दिया। तो जब आपने सब चीज इस बैग में डाल दिया है, तो घर लाके आप उसको अपनी अपनी जगह पे भी तो रखेंगे। किचन का सामान किचन में जाएगा, अगर सब्जी भाजी होगी तो सब्जी भाजी की जगह पे जाएगी, अगर उसके बाद आपके टॉयलेटरीज है तो वो उस एरिया पे जाएगा, कपड़े आपके जो कबर्ड है वहां जाएंगे। आप समझ रहे? फिर इन सब चीजों को स्पेसिफिकली उन सबकी चीजों पे बाइफरगेट किया जाएगा कि आप जाइए, आपकी ये स्थिति, ये स्पेसिफिक जगह है। तो वैसे ही अब जब जर्नल है, यहाँ पे तो हम लोग कंटिन्यू डेली वाइज सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, कभी परचेस, कभी सेल, कभी बोरोइंग करना, किसी को लेंडिंग करना, हर चीज अब ऐसे फॉर्मेट में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट हमें किसी एक पर्टिकुलर डे पे जानना है कि हमारे कैश का बैलेंस कितना है। तो अगर आप यहाँ पे ढूंढने बैठोगे कहाँ कैश क्रेडिट है, कहाँ कैश डेबिट है, आओ एक एक एंट्री ढूंढते हैं, तो पूरा टाइम इसी में बिता देंगे आप। क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो 3-4 ट्रांजेक्शन से तो आपको डर नहीं है। ठीक है, बट अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वहां पे अगर ऐसा होने लग गया तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उन सबको ये मेंटेन करना। तो इसलिए इसके बाद हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसको कहते हैं हम लेजर। और वहां पे आप जाके हर एक जो भी अकाउंट है उसका नाम से आप प्रिपेयर करते हैं। जैसे कैश का जो भी ट्रांजैक्शंस होगा, आना जाना, किसी को उधारी देना, किसी से उधारी लेना, वो सब हम ऐसे अकाउंट्स में हर एक जो भी टाइप होगा उसमें जाके रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसका जो भी नंबर होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। तो ऐसे प्रिपेयर होती है हमारी एक जर्नल एंट्री, एक जर्नल की बुक जो कि कहलाती है हमारी प्राइमरी बुक। ठीक है, बट यहाँ तक ही एंड नहीं होता कि आपने डेट डाल दिया, पर्टिकुलर्स डाल दिया, LF डाल दिया, डेबिट क्रेडिट। इसके साथ आपको देना पड़ता है नरेशन। नरेशन आपका सबसे नीचे आता है, और यहाँ पे आप बताते हैं कि आपने थोड़ा जो ट्रांजैक्शन किया वो क्या किया है, उसका हल्का से क्रक्स लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी बताया कि मैंने मशीन परचेज किया, तो मैं यहाँ लिख दूंगी बीइंग मशीन परचेस्ड। ठीक है, ऐसी एक एंट्री मैं फॉर्म कर दूंगी और नीचे उसका एक नरेशन भी लिख दूंगी। आई होप अब आपको समझ आ गया कि हमने जर्नल कैसे प्रिपेयर किया और हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, और ये एक्चुअली एक प्राइमरी रिकॉर्डिंग होती है हमारी एकदम शुरुआत में। आई होप आपने ये सब समझ लिया है, और इसके बाद अगर भी आपको थोड़ा भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही मेरे साथ छोटे कॉन्सेप्ट्स के लिए जरूर जुड़िए 10 मिनट शो, जो कि होता है हमारे मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन शो जिसका नाम है 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट, और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है अबाउट लेजर्स। तो अगर इसके पहले आपको जर्नल क्या होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होते हैं, या कैपिटल डेबिट क्रेडिट कब करते हैं ऐसा नहीं पता, या बिल्कुल ही न्यू है,
तो इससे पहले आप जाके ना वो वाले वीडियोस देख के आइए, बिकॉज लेजर थोड़ा अपग्रेड लेवल ऑफ अकाउंटिंग हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपने ये सब देखा ही है तो फिर बहुत अच्छी बात है, मतलब आप मेरे साथ चल रहे हैं। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं अबाउट लेजर्स। तो क्या हमने देखा था इसके पहले कि जर्नल कैसे प्रिपेयर होती है, ठीक है। तो हमने देखा था कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कोई भी ट्रांजेक्शन को। जब आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो उसे हम देखते हैं कि मेजर कर सकते हैं कि नहीं मॉनिटरी टर्म्स में। अगर हम उसे मॉनिटरी टर्म्स में कर लिए तो वेल एंड गुड, हम आगे प्रोसीड कर लेंगे। बट अगर हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इन मॉनिटरी टर्म्स पे तो वो एक्टिविटी तो टाटा बाय बाय यहीं से चली जाएगी, ठीक है। तो हमने देख लिया कि आइडेंटिफाई कर लिया आपने कोई भी ट्रांजैक्शंस को, उसके बाद उसको बाइफरगेट कर लिया कि वो हम मॉनिटरी टर्म्स में कर सकते हैं कि नहीं। फिर देखा कि अगर हम कर सकते हैं तो उसके बाद हमने प्रिपेयर की थी एक जर्नल, ठीक है, जो कि होती है हमारी एक प्राइमरी बुक। और इसमें हम क्या करते हैं, जो डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे हमने यहाँ रिकॉर्ड करना शुरू किया था। और हमने यहाँ एक एग्जांपल भी लिया था कि जब आप कभी मार्केट जाते हैं तो उसमें आप बहुत डिफरेंट टाइप के वेराइटीज ऑफ चीज़ें लेके आते हैं। सब वो सब्जी लेके आ गए, आपने कपड़े भी ले आए, कुछ आपने किचन का सामान ले आया, ऐसी एन नंबर ऑफ चीज़ें आप इस बैग में डाल के ले आते हैं। तो क्या हम हमेशा वो चीज़ों को क्या बस इस बैग में ही रखे रहने देते हैं? नहीं ना, हम उसे जाके उनकी जो स्पेसिफिक प्लेसेस है वहाँ जाके रखते हैं। सब्जी की जगह सब्जी को रखेंगे, जहाँ कपड़े की जगह कपड़ों को रखेंगे, या जो भी चीज़ें हम लेके आते हैं उसे वहाँ उनके स्पेसिफिक प्लेसेस पे पहुँचा देते हैं। तो वैसे ही जब एक ऑर्गेनाइजेशन जब इतनी सारी चीज़ें कर चुका है कि आइडेंटिफाई किया ट्रांजेक्शन, मॉनिटरी वैल्यू में उसे मेजर कर लिया, फिर देख के आए कि अच्छा ये बुक्स को हमने बना ली है जो कि हमारी प्राइमरी बुक, जहाँ पे हम एवरीडे ट्रांजैक्शंस, और एवरीडे ट्रांजैक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है सोचिए थोड़ा। चलिए मैं बताती हूँ। जैसे कि हम परचेज कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, हम इस दिन किसी से उधार लेके आ रहे हैं, हम किसी को उधार दे रहे हैं। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस, ऐसा तो नहीं कि आज मंडे है, आज सोमवार है, आज है शिव जी का डे तो मैं केवल आज परचेज करूंगा, कल है सोमवार मंगलवार तो कल है केवल किसका कोई भगवान का डे है तो उस दिन केवल ना मैं जाके सामान बेचूंगा। तो ऐसे तो नहीं करते ना हम कि आज मंगल है या आज सोमवार है तो आज बस मैं ये स्पेसिफिक टास्क करूंगा। तो ये ऐसे बिजनेसेस करने लग गए तो उनका तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो उनका बेड़ा पार ना हो करके उनको एक बुक बनानी पड़ती है और सारी ट्रांजैक्शंस जितने भी है उसे एक दिन पे ही रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, चाहे वो सेल का हो, चाहे वो परचेस का हो, उधार देने का हो, उधार लेने का हो, जो भी हो वो इस बुक में सब तैयार कर देते हैं। बट अभी तो हमने एक बैग तैयार कर लिया सब चीज़ों का। अब उनको अगर हमें किसी दिन देखना है कि कैश कितना बचा है हमारे अकाउंट में या हमारे बैलेंस में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो ढूंढते ढूंढते और पता लगाते लगाते तो टाइम ही चला जाएगा, है ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे आप देखे होंगे कि अगर आपको भी अपना अकाउंट बैलेंस चेक करना है तो आप कहाँ जाएंगे, आप उसकी स्टेटमेंट खोलेंगे बैंक अकाउंट की जाके, है ना, वो स्पेसिफिक बैंक में जहाँ पे आपका अकाउंट होगा। तो वैसे ही जब भी हम बुक्स की बात करते कोई ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ क्या करते, जर्नल में तो हम सब चीजें रिकॉर्ड कर लिए, तो इसके बाद उसे हम करते बाइफरगेट कि जो चीज़ एसेट कैश है वो कैश में जाए, कोई चीज़ एसेट की है जैसे मशीन है तो मशीन अकाउंट में जाए, कोई चीज़ हमारी प्लांट की है तो प्लांट में चली जाए, कोई किसी की उधारी से किसी से हमने उधार लेके आया है तो उसे हम क्रेडिटर्स में डाल दे, कोई चीज़ हमने किसी को उधार दी है तो उसे हम कैसे डेटर्स में डाल दे। तो ये सब चीज़ों बाइफरगेट करना जो होता है उस टाइम हमको फिर से कोई एक अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमें एक सिस्टमैटिक पूरा फॉर्मेट हमको दिया गया है और अगर हम उस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेंगे तो और जो गवर्नमेंट्स है या जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे रेवेन्यू वो आके हमें कंप्लेन कर सकते हैं। तो इसलिए बताया जाता है कि सबसे पहले जर्नल बनती है, उसके बाद जो हमारी एक प्रिंसिपल बुक होती है वो होती है हमारी लेजर। और लेजर में आपको हर एक जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सब के एक स्पेसिफिक अकाउंट दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको कैश चाहिए तो आप कैश में जाएंगे, अगर आपको मशीन की डिटेल्स चाहिए तो मशीन में जाएंगे, अगर आपको कोई प्लांट है उसकी डिटेल्स चाहिए प्लांट में, क्रेडिटर्स की डिटेल चाहिए क्रेडिटर्स में, डेटर्स की, ऐसे जितने भी चीजें उस ट्रांजैक्शंस हो रही है बिजनेस में वो सब चीजों के एक स्पेसिफिक अकाउंट बनते हैं। तो उस अकाउंट को हम कहते हैं लेजर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर यहाँ तक। तो आइए पढ़ते हैं कि आखिर लेजर क्या होता है। तो लेजर जो होता है इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अभी हमने देखा, हमने आइडेंटिफाई किया, फिर उसे मॉनिटरी टर्म्स में वैल्यू किया, फिर उसे हमने एक जर्नल बुक में रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद उनको स्पेसिफिक अकाउंट्स में बाइफरगेट कर दिया था, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल बुक होती है। उसके बाद देखिए अ लेजर मे बी इन द फॉर्म ऑफ बाउंड रजिस्टर और कार्ड्स और सेपरेट शीट्स। अब इसके लिए आप कोई किताब बना लीजिए या फिर कोई ऐसे सेपरेट शीट्स बना लीजिए या ऐसे कोई रजिस्टर बना लीजिए या ऐसे कोई कार्ड भी बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको हर अकाउंट सेपरेटली दिखाया जाएगा। नेक्स्ट होता है कि इन द लेजर ईच अकाउंट इज ओपन प्रेफरेबली ऑन सेपरेट पेज और कार्ड। मतलब कि ये जो हमने देखे ना अभी इतने सारे जो अकाउंट्स बना रहे थे
तो एक पेज केवल किसको दिया जाएगा? कैश को। एक पेज केवल मशीन को दिया जाएगा, एक पेज केवल प्लांट को। ऐसे सिंगल जो एक अलॉटमेंट होगी पेजेस की, वो एक सिंगल अकाउंट को होगी। बिकॉज जो बिजनेसेस होते हैं अगर छोटे हैं तो बहुत उन्हें कम स्पेस चाहिए, बट अगर जैसे रिलायंस, टाटा जैसे अगर बड़े बिजनेसेस हैं तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए फॉर रिकॉर्डिंग। और अगर एक पेज में वो इतनी सारी चीज़ें बनाएंगे तो फिर तो बहुत हौच पौच हो जाएगा, हमको इतना सिस्टमैटिक करने का तो कोई फायदा हुआ ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि हर एक पेज में हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा। फिर पढ़िए लिखा है कि द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट ऑन अ गिवन डेट कैन बी ascertained only from the ledger। अभी हमने देख लिया कि हमको हर एक अकाउंट बनाना पड़ जाता है हर एक पेज में जाके, ठीक है। तो अब ये क्या हेल्प करेंगे कि किसी दिन मैंने बोला कि आज हमारी 29 फरवरी 2024, इट्स अ लीप डे। तो अगर ये लीप डे है तो मुझे उस दिन जानना है कि मेरे पास कितना कैश बचा है। तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुरंत जाऊंगी लेजर में, कैश का ओपन करूंगी और वहां जाके देख लूंगी 29 फरवरी में मेरे पास कैश का बैलेंस कितना है। तो ये जो आप एक स्पेसिफिक डे पे जाके तुरंत चेक कर सकते हैं ना कि कितना बैलेंस बचा है इस लेजर में जाके। तो ये लेजर यही हेल्प करता है कि आपको इतना इजी हो जाए कि जो भी आपको ट्रांजैक्शंस के इवेंट्स देखने हैं कि कैश में कितना बैलेंस है, हमने अभी लोगों से कितनी उधारी देनी है, हमें कितनी लोगों से लेनी है, या फिर मशीन से कितने हमारे अच्छे हैं या कितने खराब हो चुके, क्या हालत है, वो सब हम एक पर्टिकुलर डेट पे जाके भी पता लगा सकते हैं। आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि लेजर हम क्यों प्रिपेयर करते हैं और किस लिए प्रिपेयर करते हैं। और लेजर में हम स्पेसिफिकली ऐसे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं स्पेशल अकाउंट्स के, स्पेसिफिक अकाउंट्स उन्हें जाके मेंटेन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि उसका फॉर्मेट अब कैसा होगा। ये देखिए दिख रहा होगा आपको, ये अगर पहले की आपने क्लास देखी होगी तो आपको लग रहा होगा कि ये देखा फॉर्मेट है, क्योंकि ये है हमारा टी अकाउंट जिसमें एक साइड आपका होगा डेबिट DR और एक साइड होगा आपका क्रेडिट। और अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है कि डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं तो इसके पहले भी मैंने क्लासेस अपलोड की है, आप जाके उसको जरूर वॉच करिए, ठीक है। तो डेबिट में क्या होगा कि जो भी अगर, अब डेबिट में क्या होगा, ऐसा हर किसी पे नहीं कि अगर बढ़ता डेबिट तो अगर कोई चीज बढ़ रही है तो हमेशा वो डेबिट साइड पे आए, या अगर हर चीज कम हो रही है तो वो क्रेडिट साइड पे आए, ठीक है। क्योंकि इसमें भी डिफरेंस होता है कि किस टाइप के अकाउंट में आप डील कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये डेबिट एंड क्रेडिट परफॉर्म करते हैं। अगर आप यहाँ पे एसेट्स की बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे कैश अकाउंट है, तो अगर आप कैश इससे लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे आप टू कैश लिखते जाएंगे, टू कैश नहीं, या जिस अकाउंट से भी आप लेके आ रहे हैं, सपोज हमको किसी राम से पैसे मिलने वाले तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, टू राम लिख देंगे, यहाँ पे डेट लिख देंगे, पर्टिकुलर्स में उसका नाम लिख देंगे। अब ये जर्नल फोलियो है, अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी पहली वाली जो हमने रिकॉर्डिंग देखी है कि वहां पे जब भी हम वो क्या बनाते हैं, जर्नल का एंट्री करते हैं, तो वहां पे हमने देखा था कि LF वर्ड यूज हो रहा था, लेजर फोलियो, क्योंकि वहां पे जो भी एंट्रीज है, जो भी हम ट्रांजैक्शंस लिख रहे हैं, उनके सामने उसका पेज नंबर लिख रहे थे कि कैश हमको फर्स्ट नंबर के पेज में मिलेगा। अगर आपको मशीन के देखनी है तो मशीन आपको 2 नंबर के पेज में मिलेगी। तो वैसे ही हमें यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा कि किस डे की ट्रांजैक्शंस को हम वो लेजर से उठा के यहाँ वो जर्नल से उठा के यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी होती है डेबिट साइड, और फाइनली यहाँ पे हम लिख देते हैं जो भी अमाउंट है। तो ये हो गई हमारी डेबिट साइड इन केस ऑफ कोई भी एसेट है, क्योंकि यहाँ पे हमारी कैश बढ़ रही है। बट वही बात आ जाती है क्रेडिट साइड की, जैसे आपने बोला मशीनरी मैंने परचेस किया, तो यहाँ पे आप लिख देंगे जो भी डेट रहेगा उस दिन का वो, उसके बाद बाय मशीनरी, क्योंकि आपके तो कैश जा रहे हैं आपके पास से, और यहाँ पे आपको उस डेट का या ट्रांजैक्शन का नंबर लिखना पड़ेगा, जो कि हम कहाँ से उठाते हैं, हमारे जर्नल की बुक से, जो कि हमारी कौन सी बुक होती है, जर्नल की बुक से, ठीक है। तो यहाँ पे उसका नंबर आ जाएगा कि हमने ये वाली ट्रांजैक्शंस में ये वाला इवेंट किया है और हमने बेच दिया है सपोज 1 लाख का ही। तो ऐसे हर एक जो भी अकाउंट या ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी ऐसे एक पूरी फॉर्मेट तैयार होती है, और जो भी इसका डिफरेंस आएगा यहाँ पे उसे हो सकता है वो डेबिट साइड पे आ जाए, हो सकता है वो क्रेडिट साइड पे आ जाए, जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, जो भी बैलेंस है, ठीक है। वो इधर भी आ सकते हैं और इधर भी आ सकता है। आई होप ये आप समझ गए कि लेजर क्या होता है, लेजर हम कब प्रिपेयर करते हैं और लेजर का एक्चुअल फॉर्मेट कैसा होता है। अगर आपको सब कुछ समझ आ गया है और तब भी कुछ डाउट है या कुछ आपको लग रहा है कि ये वाला पॉइंट कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे से ना आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं आपके लिए दूसरा वीडियो या दूसरा शॉर्ट जरूर लेके आऊंगी। आई होप आपने लेजर का वीडियो मेरे साथ एंजॉय किया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।